नमस्कार, खेल और खिलाड़ी देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चर्चा करेंगे आज जिस तरह से आगामी टूर्नामेंट्स हैं इंडिया की और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो गई है टूर्नामेंट वो भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन इंडियन क्रिकेट टीम का उसमें रहा है और सीनियर प्लेयर्स ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके साथ चर्चा करेंगे T20 में जिस तरह से बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया इंडिया ने, और खासतौर पर नजर रहेगी संजू सैमसन के ऊपर। जिस तरह से उनकी कल एक आतिशी पारी देखने को मिली, उनके साथ 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 देने वाले सूर्य कुमार यादव हमेशा ही सुर्खियां बटोरते रहते हैं अपनी बैटिंग को लेकर। जिसने कल उनका 75 रन थे, वो तूफानी 75 रन काफी महत्वपूर्ण रहे इंडियन टीम के लिए। और इंडिया ने T20 का दूसरा सबसे बड़ा टारगेट जो है वो कल रखा था 297 तो बहुत बड़ा टारगेट था वो। और जहां पे मैं बात करूंगा 314 रन की जो कि नेपाल ने किया था, तो वो जो ग्राउंड्स थे उनके बारे में भी, उनकी गुणवत्ता के बारे में भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो 314 रन जो जिस ग्राउंड पे किए गए थे उनकी बाउंड्रीज बहुत छोटी थी। और हालांकि स्कोर किया, पर चलो जो भी था, पर इंडियन टीम ने कल दिखाया कि वो कुछ भी कर सकती है। अगर सूर्य कुमार यादव कुछ देर और रुकते तो शायद गेम थोड़ी और ऊपर चला जाती 300 प्लस, जहां की 50 ओवर में 300 प्लस मारना बहुत मुश्किल होता है और 20 ओवरों में इतना स्कोर करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और आने वाले टूर्नामेंट्स काफी अहम रहने वाले हैं। अब हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ इंडिया की टेस्ट सीरीज होगी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सीरीज मानी जा रही है, क्योंकि इंडिया पहले न्यूजीलैंड से टेस्ट खेलेगी, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएगी 5 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए। उसके बाद इंग्लैंड के साथ भी घर पे ही अपने भारत में ही मैचेस होंगे, टेस्ट मैचेस होंगे, T20 भी होंगे, वनडे भी होंगे, पर टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वनडे सीरीज भी इंडिया की इंग्लैंड के साथ होगी, और वही एक मात्र मैचेस हैं जो ठीक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रहेगी। तो बहुत बातें हैं चर्चा करने के लिए। टीम स्क्वाड में मयंक यादव जिस तरह से T20 में दिखे हैं बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए, तो किस तरह से जगह बना पाएंगे। रवि बिश्नोई ने भी हालांकि अच्छी परफॉर्मेंस कल के मैच में दी थी। मतलब बहुत सी बातें हैं ऐसी। तो चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक कंबोज हैं जो कि दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच हैं, उनके साथ प्रदीप टंडन जी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और दिव्यांशु जायसवाल जो कि खेल पत्रकार हैं। आप सबका स्वागत है। हमेशा हम चर्चा करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर कुछ खास तरीके से, पर मैं एक बात पे और आऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर के ऊपर भी आऊंगा। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से महाराष्ट्र के साथ जम्मू कश्मीर का मैच चल रहा है और बहुत बेहतर प्रदर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर की टीम ने किया है, जहां पे शुभम खजूरिया ने 255 रन किए हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए भी रही है। पर उन साथ में एशिया अमेरिकन कप जो है उसके अंदर खासतौर पर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी रशीक सलाम डार को भी शामिल किया गया है, तो एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है। कमेंट इस पे मैं लूंगा दीपक कंबोजी का। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब खिलाड़ियों का रुख जो है वो क्रिकेट से, मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचने का सफर जो है वो बहुत आसानी से तय हो रहा है। क्या मुख्य वजह रहती है इन चीजों के पीछे? क्योंकि जिस तरह इरफान पठान को हमने देखा था, यहां पर बहुत समय गुजारा था और बहुत से खिलाड़ियों को बाहर लेके आए थे वो, तो उसी का नतीजा कि उमरान मलिक भी हम मिले, अब्दुल समद भी मिले और बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आबिद मुश्ताक बड़े शानदार खिलाड़ी हैं। तो मैं थोड़ा पहले लोकल क्रिकेट को डिस्कस कर लेता हूं, एक एक कमेंट लूंगा, उसके बाद हम चलेंगे इंडियन क्रिकेटिंग के पास। जी दीपक कंबोज जी। बिल्कुल साहिल जी, जैसे कि पैशन एक फैशन बन चुका है और जहां भी क्रिकेट देखिए पूरे वर्ल्ड में एक फेमस खेल बन चुका है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है। जहां तक कि पहले जम्मू कश्मीर में वो क्रिकेट नहीं देखा जाता था, बट आज बहुत से खिलाड़ी आगे आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के और अच्छे प्रदर्शन के साथ आगे निकलकर वो इंडिया टीम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि परवेज रसूल की बात करें, उसने आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रहे हैं। और देन अगर बात करें कि अभी जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर में खेलते हुए नजर आए हैं, जैसे कि इरफान पठान है, यूसुफ पठाना, और ऐसी ही लेजेंड प्रीमियर लीग जो देखने से मिले, तो वहां से एक रुझान जरूर खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ता है और वो खिलाड़ी जरूर उन चीजों को फॉलो करते हैं और अपना प्रदर्शन आगे अच्छा करके दिखाते हैं। तो इनसे बहुत ही फर्क पड़ता है खिलाड़ियों को भी, और उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है अपने सीनियर खिलाड़ियों से। तो जरूर आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर से बहुत अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहले इतनी फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिलती।
बिल्कुल प्रदीप टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से हम साफ तौर पर देख रहे हैं, बहुत से खिलाड़ियों का चयन जो है वो इंडियन टीम के लिए भी हो रहा है। आईपीएल के अंदर प्रैक्टिस मैचेस के लिए भी उनको चुना जाता है। हाल ही में एक खिलाड़ी युधिष्ठिर सिंह चाड़ को भी चुना गया था बॉलिंग के लिए। तो मतलब एक अलग ऊर्जा है और खिलाड़ियों की भाई यहां पर कोई टैलेंट की कमी नहीं है। तो इनको बाहर किस तरह से निकाल के लाया जाना चाहिए, क्योंकि नेशनल क्रिकेट एकेडमी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, पर वहां तक पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद जो वो एक खिलाड़ी को करनी पड़ती है। देखिए राहिल जी, जितनी ज्यादा क्रिकेट खेली जाएगी खिलाड़ियों को उतना ही ज्यादा कंपटीशन मिलेगा, और जितना कंपटीशन मिलेगा, जितनी प्रतिस्पर्धा मिलेगी, उससे ही गुणवत्ता बढ़ती है। तो बहुत सारा जो श्रेय है इसमें, ये राजनीतिक कारणों से भी है। जैसे जैसे एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में बढ़ती चली जाएंगी, स्थितियां सामान्य होती चली जाएंगी, और देश के साथ साथ वहां भी क्रिकेट की गतिविधियां बढ़ती चली जाएंगी और बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे जैसे बढ़ेंगी, खिलाड़ियों को खेलने के मौके मिलेंगे, कंपटीशन के मौके मिलेंगे, एक्सपोजर बढ़ेगा। एक्सपोजर बढ़ने के साथ साथ ही उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी और उन्हें चांस मिलते चले जाएंगे। तो यही हो रहा है फिलहाल कि वहां पर खेल पहले के मुकाबले ज्यादा होने लगा है, और ज्यादा होने लगा है तो खिलाड़ियों को पूरा पूरा अपना एक्सपोजर का मौका मिल रहा है। और जो भी अच्छा करेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का बंदा हो, चाहे वो आसाम का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे दिल्ली का हो, उसको मौका मिलता है। तो वही हो रहा है खिलाड़ियों के साथ, उनकी गुणवत्ता बढ़ रही है, और इसका पूरा श्रेय वहां के हालातों को जाता है, उनके खिलाड़ियों को जाता है, उनकी एसोसिएशंस को जाता है। वो लोग मेहनत कर रहे हैं और खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रतिफल उन्हें मिल रहा है, और ये बहुत ही वेलकम चीज है कि इस तरह से हो रहा है। जी सर। जी, दिव्यांशु जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्यांशु जी, मैं आपके पास रुख करूंगा इंडियन क्रिकेट टीम का। जो हाल ही में सीरीज बांग्लादेश की हुई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो बदलाव टीम के अंदर हुए हैं वो बेहतर रहे। श्रीलंका के खिलाफ हमने देखा इंडिया को हार मिली, सीरीज में भी हार मिली, पर बदलाव गौतम गंभीर के द्वारा ही किए गए थे, और यहां पर भी गौतम गंभीर के द्वारा किए गए हैं। और बांग्लादेश का जो मोराल था बहुत हाई था, क्योंकि वो हाल ही में पाकिस्तान को हरा के इंडिया से टेस्ट मैचेस खेलने आए थे। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं होता इंडियन टीम का और पाकिस्तान टीम का, क्योंकि इंडियन टीम जो है उसका एक लेवल अलग है आज के दौर में। तो आप इसको पूरी सीरीज को किस तरह से देखते हैं? नहीं, सबसे पहले एक्चुअली जो टेम्पलेट सेट है टीम इंडिया का, तो वो रोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं वो लेगेसी स्टार्ट की थी कि हमें सेल्फलेस क्रिकेट खेलना है। 2022 वर्ल्ड कप हम हारे, उसके बाद पूरा दौर चेंज हो गया। हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में उस तरह का खेल खेला, फाइनल हार गए, बट पूरा टेम्पलेट हमने उस टूर्नामेंट को उसी तरीके से खेला था। 2024 T20 वर्ल्ड कप उसी तरीके से खेला, जीते। और वही चीज सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की जो जोड़ी है वो आगे लेकर जा रही है कि आओ, आपको एग्रेसिव दिखाना है, शॉट्स खेलने हैं, आपको ये नहीं देखना है कि मैं 99 पर खड़ा हूं या 49 पे खड़ा हूं। अगर आप 50 या 100 के लिए जा रहे हो तो आप चौके या छक्के से जाओगे, ना कि सिंगल से। कल संजू सैमसन ने भी यही चीज की। तो ये सबसे बड़ा बदलाव आया कि भारत अब निडर होकर खेला। और रही बात बांग्लादेश की कि वो पाकिस्तान में किस तरह का परफॉर्मेंस देकर आया था, तो पाकिस्तान में बांग्लादेश बांग्ला टाइगर की तरह गया था, और जब बांग्लादेश भारत आया तो वो बांग्ला बिल्ली बन गया, क्योंकि उसे पता चला कि असली क्रिकेट का जो लेवल है वो कहां पर है। पाकिस्तान में वो अपने घर पर किस तरह से हार रहे, अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने देखा, और इंडियन क्रिकेट का जो लेवल है वो किस तरह का है। तो बांग्लादेश के कप्तान ने, कोच ने ये एक्सेप्ट भी किया कि यहाँ पे एक अलग क्रिकेट है, और ये आईपीएल की बदौलत है। तो ये क्रेडिट जो है आईपीएल को बहुत ज्यादा जाता है, जो T20 क्रिकेट हम खेल रहे हैं। और रही बात श्रीलंका सीरीज की, तो श्रीलंका में हम वनडे सीरीज हारे थे, और वो इसलिए हारे थे क्योंकि वो पिचेज जो है वो बहुत अलग पिचेज थी, ब्लैक सॉइल, जहां पे इंडिया को खेलने की आदत भी नहीं है, और बहुत एवरेज क्रिकेट खेला था। बट एक सीरीज से हम डिफाइन नहीं कर सकते इंडिया की लेगेसी को। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी अभी भी हम प्रबल दावेदार रहेंगे, भले ही हमारे पास सिर्फ 3 मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, बट प्रबल दावेदार हम ही रहेंगे। और रही बात T20 की, अगले महीने साउथ अफ्रीका में है 4 T20, वहां पे भी मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया इस अप्रोच के साथ खेलेगी तो 100% सीरीज जीत के आएगी। बिल्कुल। मैं एक सवाल मेरा रहेगा इसी टेस्ट मैच को लेकर, जो कि इंग्लैंड पाकिस्तान के बीच में खेला गया है। मैं प्रदीप टंडन जी का इस बात के लिए रुख करूंगा। जिस तरह से हमने ये टेस्ट मैच देखा इंग्लैंड का और पाकिस्तान का, जिस तरह का वहां पे स्कोर खड़ा किया गया इंग्लैंड की तरफ से, तो क्या लगता है कि मुल्तान की जो विकेट है क्या वाकई टेस्ट क्रिकेट के लायक है? क्योंकि एक समय था जब 954 स्कोर किया गया था श्रीलंका के द्वारा दूसरी पारी में, और सारे दिन वो क्रिकेट ही खेलते रहे थे। वो 5वें दिन जाकर उन्होंने डिक्लेयर किया था और इंडिया को बैटिंग करने के लिए दे दिया था।
बहुत पुराना समय था, वो 1999 की बात है अगर मैं गलत ना हूं तो वो टाइम और आज का टाइम कोई फर्क ही नहीं रहा, और मुल्तान खासतौर पे। देखिए, मुल्तान के विकेट के बारे में अभी नासिर हुसैन जी ने, इंग्लैंड के कप्तान ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत मजेदार बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुल्तान के विकेट पे अगर कोई खिलाड़ी 3 गेंदें डॉट खेल ले तो उसे आउट डिक्लेयर कर देना चाहिए। वो इतना पाटा विकेट है कि उनका कहना है कि उन्होंने जोकिंगली एक बात कही है, हंसी मजाक में कही है, लेकिन इसकी गंभीरता को समझना होगा हमें कि कैसे एक पाटे विकेट पे। देखिए, टेस्ट अगर आपको क्रिकेट को बढ़ावा देना है, टेस्ट क्रिकेट के को खास तौर से, तो आपको विकेट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जो बॉलर्स को भी सपोर्ट करें, बैट्समैन को भी सपोर्ट। हालांकि पाकिस्तान की टीम वो मैच हार गई और बहुत शर्मनाक तरीके से हारी, क्योंकि इस समय उनका जो मोरल है पाकिस्तान का और जो ओवरऑल पाकिस्तान का सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो वो हार गए, वो एक अलग बात है। लेकिन मुल्तान के विकेट के बारे में जो आपने अभी पूछा, तो इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए इससे बढ़िया ऑब्जर्वेशन वहां का हो ही नहीं सकता कि एक क्रिकेट एक्सपर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि वहां पे अगर कोई 3 गेंदें डॉट खेल ले तो उसे आउट डिक्लेयर कर देना चाहिए। जी तो बिल्कुल। बहुत ये इस तरह के सरफेसेस क्रिकेट को किल कर देते हैं और इस तरह के सरफेसेस नहीं बनाए जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दीपक जी। बोजी, मैं आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगा इसी बात पे। मुल्तान विकेट को लेकर क्या आईसीसी को संज्ञान लेना चाहिए? पहले भी डीमेरिट पॉइंट्स जो रावलपिंडी को दिए गए थे, और अब मुल्तान की भी वही कंडीशन है, और तब भी मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ ही थे। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, अभी वो जो परफॉर्म उनको करना चाहिए वो तो बेहतर दिख नहीं रहा है किसी फॉर्मेट में भी। चाहे वो प्लेयर्स को चेंजेस कर रहे हैं किसी, क्योंकि वहां पे जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, मुझे उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं हो रहा कि वो कभी कोचिस को वो चेंज कर देते हैं, कभी कैप्टन चेंज हो जाते हैं, कभी प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं, तो वो प्रदर्शन कैसे करेगी टीम। और पिचेस की बात करें तो पिचेस देखिए, आप इतना स्कोर देखने को, आई थिंक पहली बार मैंने तो इतना बड़ा स्कोर देखा है कि वहां पर एक टीम 500 कर रही है और उसके बाद 2 बैट्समैन आते हैं, एक बैट्समैन हैरी ब्रूक जो 300 करता है और दूसरा बैट्समैन जो वो 200 स्कोर कर जाता है। तो कहीं ना कहीं एक टेस्ट मैच वाला उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था कि ऐसी पिचेस उन्होंने तैयार की हैं। ज्यादातर अगर देखा जाए भारतीय पिचेस की बात करें, चाहे अदर कंट्री की पिचेस की बात करें, तो वहां पे 300 स्कोर अगर बन जाता है तो वो भी चेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान मैनेजमेंट को और आईसीसी को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और एक इक्वल पिच होनी चाहिए जिससे कि बॉलरों को भी बेनिफिट मिले और बैट्समैन को बिल्कुल, भी। जिस और तरीके एक से साफ सही टेस्ट बात मैच है जैसा कि मैच खेलने। संज्ञान लेना चाहिए। दीपक जी, मैं एक सवाल इसके साथ और जोड़ूंगा। हमने अभी देखा इंडिया बांग्लादेश का मैच था जो कि तकरीबन 2.5 दिन के अंदर खत्म किया गया। वो एक अलग अप्रोच से इंडिया ने खेला था, इसको कंपेयर करना उसके साथ मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। तो शायद इस तरह की विकेट्स होनी चाहिए जिस तरह की इंडिया में बनाई जाती हैं, और खासतौर जो इंडिया बांग्लादेश का मैच था वो विकेट थी और इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया था उस मैच के अंदर। मैं आगे बढ़ूंगा। दीपक जी, जिस तरह से आने वाली सीरीज है इंडिया न्यूजीलैंड की, तो तकरीबन स्क्वाड सेम रखा गया है, और उप कप्तान जो थे बांग्लादेश की सीरीज में नहीं बनाए गए थे, और अब जसप्रीत बुमराह को उसमें उप कप्तान बनाया गया है। तो क्या लगता है कि इस सीरीज के अंदर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देना जरूरी था या नहीं? देखिए, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देना तो जरूरी नहीं है क्योंकि बड़ी सीरीज है और आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो ट्रॉफी आने वाली है उसके लिए ऐसी टीमों के साथ प्रदर्शन बहुत ही जरूरी है जसप्रीत बुमराह का। और जैसे कि जसप्रीत बुमराह बड़ी सीरीज में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाते हैं और इस सीरीज में भी उनका प्रदर्शन अच्छा देखने को मिलेगा। और रही बात जैसे कि न्यूजीलैंड के साथ जो टेस्ट श्रृंखला है, तो बहुत ही जबरदस्त ये सीरीज होने वाली है और एक रोमांचक स्थिति में ये मैच देखने को मिलेगा क्योंकि आगे जो मैचेस हैं, आगे भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेंगी। तो जसप्रीत बुमराह को मुझे नहीं लगता कि रेस्ट देना चाहिए क्योंकि उनको इस मैच में काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। बड़ी टीम है न्यूजीलैंड, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं, बिल्कुल तो अच्छे उनके प्लेयर्स साथ हैं एक न्यूजीलैंड के, और फाइट यंग करते टीम हुए। है इस वक्त। पुराने खिलाड़ी बहुत कम खेल रहे हैं इस न्यूजीलैंड टीम में अभी, हालांकि स्क्वाड तो अनाउंस नहीं हुआ उनका, जल्दी स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया जाएगा। मैं रुक करूंगा दिव्यांशु जायसवाल का, पत्रकार है हमारे साथ। दिव्यांशु जी, जिस तरह से अभी न्यूजीलैंड की मैं बात कर रहा हूं कि आगामी सीरीज है जो न्यूजीलैंड के साथ, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप काफी तजुर्बा रखते हैं इसमें, कि मयंक यादव को क्या शामिल किया जा सकता था? क्या उनकी परफॉर्मेंस T20 में ऐसी थी? क्योंकि साफ तौर पर गौतम गंभीर ने ऐसा कहा था कि तीनों फॉर्मेट हर खिलाड़ी को खेलने पड़ेंगे,
पर अब हम देख रहे हैं कि हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग खिलाड़ी जो है वो चुने जा रहे हैं। सिर्फ गिने चुने 5 से 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि हर फॉर्मेट को खेल रहे हैं। जी एक्चुअली आपकी बात सही है, मयंक यादव को किया जा सकता था, पर जब मयंक यादव को बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज थी, वहां पे जब उन्हें मौका दिया गया था तो यही बात कही गई थी कि आप इस T20 सीरीज के लिए हैं और आपको रणजी ट्रॉफी नहीं खेलना है। मतलब उनका वर्कलोड मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो अभी इंजरी से आए हैं और काफी लंबी इंजरी थी उनकी भी, और इतने युवा खिलाड़ी को अगर इतनी लंबी इंजरी हो जाती तो थोड़ा सा उसको देख संभल के यूज करना पड़ता है। तो पहले ये परखा गया कि वो T20 सीरीज में किस तरह से परफॉर्म करते हैं और क्या फिटनेस रहती है। उसके बाद अब उन्हें ट्रैवलिंग रिजर्व में डाला है। तो इंडिया टीम कहीं ना कहीं सोच रही है कि शायद ऑस्ट्रेलिया का जब टूर करेगी तो वहां पे एटलीस्ट नेट बॉलर के रूप में मयंक यादव को लेकर जाया जाए, ताकि वहां के विकेट्स का इस्तेमाल करके पेस की थोड़े जो प्रैक्टिस है इंडिया की वो अच्छी हो जाए। तो मयंक यादव आगे जाकर जरूर स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे, पर वही बात है कि उसे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं खुदा ना खास्ता इंजरी हो गई तो उस युवा खिलाड़ी का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और आई थिंक इंडिया जल्दबाजी नहीं करना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि सही डिसीजन है कि अभी टीम में शामिल नहीं किया गया। और वैसे भी इंडिया में ज्यादा फास्ट बॉलर्स की जरूरत है नहीं, 3 फास्ट बॉलर्स हैं, बुमराह, सिराज, आकाशदीप, और आई थिंक वही जो है पर्याप्त है। तो मयंक यादव को नेट के रूप में मतलब ट्रेवलिंग रिजर्व में जो है करवाया जा रहा है, तो नेट बॉलर्स में वो बॉलिंग करेंगे वहां पे। तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के लिए भी वो नेट बॉलर्स के रूप में जाए। तो यही एक्सपीरियंस उनके लिए काफी है। आगे जाकर एक बार फिटनेस वो पूरी तरीके से हासिल कर ले, फिर वो टीम का हिस्सा जरूर रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल प्रदीप रंजन जी, जिस तरह से हमने साफ तौर पर आईपीएल के दौरान भी जिक्र किया था मयंक यादव का, क्योंकि उसी दौरान वो उभर के सामने आए थे खिलाड़ी और काफी शानदार प्रदर्शन रहा और साथ में इंजरी हो गई थी। तब भी हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद हो प्रदीप जी, खासतौर पर आप उस डिबेट का हिस्सा थे। और अब मयंक यादव जिस तरह से अब शामिल हुए हैं टीम में, एक लंबी इंजरी के बाद वापस आए हैं टीम के अंदर, तो जिस तरह पहले दिव्यांशु जायसवाल ने बताया कि वो नेट बॉलर्स के तौर पे जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, तो क्या उनको ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम में शामिल किया जाना चाहिए? क्या सही डिसीजन रहेगा? क्योंकि वहां पे तेज विकेट्स हैं तो और तेज गेंदबाज वहां पे हमेशा कारगर साबित होता है, और जिस तरह की लाइन लेंथ उनकी बांग्लादेश के खिलाफ रही है तो काफी बेहतर रही है। देखिए, मैं दिव्यांशु से पूरी तरह सहमत हूं कि उनको अभी जो जिस हिसाब से उनको प्रिजर्व करके चल रही है इंडियन क्रिकेट, इंडियन जो उनका सेलेक्टर्स है, उनको आगे के लिए फ्यूचर का बॉलर मान के चल रहे हैं और उन पे वर्कलोड ज्यादा नहीं डाला जा रहा है। ये बिल्कुल सही नीति है। वो बहुत यंग है, अगर वो एक हीरा है जो हमें मिला है, तो उसे अभी थोड़ा सा तराशना पड़ रहा है। उस पर अगर अभी से ही हमने बहुत ज्यादा वर्कलोड डाल दिया तो हम उस हीरे को खो सकते हैं। तो उनपे जो उनका जो यूज हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। धीरे धीरे उन पे लोड बढ़ाया जाएगा और वो निश्चित रूप से, ये बात दिव्यांशु जी मैं सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। किस रूप में जाएंगे ये मैं अभी नहीं कह सकता। हो सकता है वो टीम का हिस्सा हो सकता है वो रिजर्व बॉलर की तरह एज अ रिजर्व प्लेयर वो स्क्वाड के साथ टूर करे और जरूरत पड़ने पे उनको टीम में इंडक्ट कर लिया जाए, ये भी हो सकता है। जहां तक अभी अब बात कर रहे थे न्यूजीलैंड सीरीज की, बुमराह के बारे में, तो देखिए ये अगली टेस्ट सीरीज, इसको न्यूजीलैंड को छोड़ दीजिए आप, हम उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से पूरा 5 टेस्ट सीरीज खेलने वाले। वो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि उसका भविष्य हमें ये नहीं पता कि न्यूजीलैंड से तो हमारे 70% हम जीते हुए हैं, हमारे फेवर में सीरीज है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम कितना जीतेंगे हमें नहीं पता। इसलिए इन मैचों को WTC फाइनल खेलने के लिए, इन दोनों मैचों के लिए इंडिया को खेलना इंडिया को मैचेस जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें ये लगता है कि इसीलिए कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं, बुमराह को रेस्ट देना नहीं दिया जा रहा है, इसी कारण से कि ये हमें टेस्ट मैचेस जीतने ही हैं। बिल्कुल, मैं अब रुख करूंगा दीपक कंबोज जी का। दीपक कंबोज जी, इस तरह से इंडिया साउथ अफ्रीका जाएगी T20 खेलने के लिए, तो क्या लगता है T20 में क्या कुछ बदलाव की उम्मीद है? क्या अभिषेक शर्मा हिस्सा होंगे? क्या यशस्वी जायसवाल को वापस टीम में लाया जाएगा? क्या शुभमन गिल टीम का हिस्सा हो पाएंगे? देखिए, जायसवाल की बात करें तो जायसवाल ऑप्शन हो सकता है भारतीय टीम के लिए, और बेहतर भारतीय टीम ने अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट जो किया है, बहुत अच्छा लाजवाब प्रदर्शन रहा है। बट अभिषेक शर्मा का जो प्रदर्शन है इस सीरीज में देखने को नहीं मिला, बट बहुत ही अच्छे वो एक
अच्छे बैट्समैन है और ऑलराउंडर प्लेयर है, भूमिका निभाते हैं गेंदबाजी को लेकर भी, और विकेट जब जरूरत होता है तो उन्होंने विकेट भी भारतीय टीम को दिलवाया है। और हो सकते हैं ऑप्शन चेंज भी किया जा सकता है, बट जायसवाल की बात करें, जायसवाल भी एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है। उनके बैट से हमेशा हमने अच्छे रन देखे हैं और अच्छी जीत दिलवाई है, और यंगस्टर हैं दोनों खिलाड़ी। तो चेंजेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज होने वाली है, T20 सीरीज होने वाली है, तो उसमें ऑप्शन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट कोचिज जो है वो अभिषेक शर्मा पर ही दाव खेलें और वो दोबारा से उसको चांस दें, जैसे कि संजू सैमसन को बहुत से चांस मिले हैं, बहुत से मौके मिले हैं, और संजू सैमसन ने बहुत ही अच्छा लाजवाब प्रदर्शन किया है, जो कि पहले मैचेस में इतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला संजू सैमसन के बल्लेबाज बैटिंग से। पर जो कल के मैच में उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया तो वो लाजवाब था। देखिए, उन्होंने 47 आई थिंक 47 बॉल्स में उन्होंने इतना बड़ा स्कोर दिया भारतीय टीम को, और कल जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े रिकॉर्ड देखने को मिले हैं, जैसे कि 297 का स्कोर उन्होंने दिया था बांग्लादेश की टीम को और धराशायी कर दिया बांग्लादेश टीम को, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत इफेक्ट डालती हैं। और मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को नेक्स्ट सीरीज में जो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज होने वाली है उसमें एक मौका जरूर मिलेगा, जिससे कि अभिषेक शर्मा भी अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाए, क्योंकि अभिषेक शर्मा बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और बहुत ही अच्छी वो बल्लेबाजी करता है। बिल्कुल आईपीएल की देन है अभिषेक शर्मा भी, पर इन सब के बीच में एक चीज जरूर आती है। दिव्यांशु जायसवाल जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह यशस्वी जायसवाल हैं, जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, जिस तरह उन्होंने टेस्ट में भी परफॉर्म किया, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, वो शायद टेस्ट अगर जीती इंडिया, जो दूसरा टेस्ट था बांग्लादेश के खिलाफ, तो वो शायद वही तेज पारी खेली गई यशस्वी जायसवाल की तरफ से, तभी इंडिया जीत तक पहुंच पाई। तो T20 के लिए उनको बाहर रखना कितना सही है? क्या अभिषेक शर्मा और जायसवाल और अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बीच में कोई कंपैरिजन है? एक चीज। और दूसरा, जब T20 टीम अनाउंस होगी उसमें क्या संजू सैमसन का नाम होगा? क्योंकि संजू सैमसन को क्या लगता है, आपको दरकिनार बहुत बार किया गया उस खिलाड़ी को, क्या उसका सही हुआ? क्या उस खिलाड़ी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए? शुभमन गिल की मैं बात करता हूं तो जो भी एक युवा खिलाड़ी है, पर उनका परफॉर्मेंस पिछले मैचेस में कुछ इतना अच्छा रहा नहीं है, तो क्या रिप्लेसमेंट बन सकती हैं? नहीं, एक्चुअली हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अभी बांग्लादेश सीरीज में जायसवाल, शुभमन गिल या जो T20 वर्ल्ड कप के खिलाड़ी थे जो टेस्ट में हैं, उन्हें इसलिए मौका नहीं दिया गया क्योंकि हमें टेस्ट खेलना है अभी, और लगातार सीरीज है। अभी बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड से 3, फिर ऑस्ट्रेलिया 5, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम जाएगी उससे पहले फरवरी में इंग्लैंड से। तो WTC फाइनल तक ये कंफर्म है कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये जो जसप्रीत बुमराह, ये जो वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड था T20 वाला, वो सारे प्लेयर्स अब T20 नहीं खेलेंगे WTC फाइनल तक, ये बात कंफर्म है। रही बात साउथ अफ्रीका सीरीज की, वहां पर भी अभिषेक शर्मा जाएंगे, ये 100% श्योरिटी है। ऋतुराज गायकवाड़ शायद आ सकते हैं, मे बी, बट उनके भी चांसेस थोड़े से कम है। बट रही बात जायसवाल और अभिषेक शर्मा के कंपैरिजन की, तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जायसवाल और शुभमन गिल रेस्ट पर है, इसलिए अभिषेक शर्मा को अभी लगातार मौके मिल। मैं प्रदीप टंडन जी का रुख करना चाहूंगा। प्रदीप जी, जिस तरह से आने वाली सीरीज हैं काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं इंडियन टीम के लिए, तो उसमें जो T20 स्क्वाड रहेगा साउथ अफ्रीका के लिए, क्या उसमें कोई बदलाव जो है वो देख सकते हैं, या सेम स्क्वाड के साथ इंडियन टीम जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सही बात कही है दिव्यांशु जायसवाल जी ने कि रेस्ट जो काफी चाहिए प्लेयरों को, क्योंकि लगातार जो है टेस्ट मैचेस हैं, वनडे सीरीज है, T20 सीरीज है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट होनी है अभी, और खिलाड़ियों को रोटेशन भी दिया जाना चाहिए उस हिसाब से। और जहां तक अभी बात है T20, ODI, टेस्ट मैचेस, तीनों फॉर्मेट के लिए आज हमारी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अभी T20 हमारा कुछ टारगेट ICC का नहीं है, लेकिन हमारे पास वनडे का टारगेट है कि हमें चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए, हमारे पास टेस्ट का टारगेट है क्योंकि हमें WTC फाइनल के लिए एंट्री चाहिए। तो वनडे के लिए हमें एक ऐसी टीम अभी खड़ी कर दी है जो हमें फाइनल, हम जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चाहिए, वो टीम हमें अभी तक बना लेनी चाहिए। लेकिन T20 में हमारे सामने कोई अभी टारगेट नहीं है, कोई हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ा
टूर्नामेंट हम भी खेल, तो इसमें पूरे पूरे मौके हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को रोटेट करके उनको चांस देते रहे, उनमें से तराशते रहे खिलाड़ियों। ये अभी हमारे सामने मौका है, तो हो सकता है कि जो साउथ अफ्रीका टीम जाए उसमें हम काफी चेंजेस या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। जहां तक सवाल अभिषेक शर्मा का है, तो उन्हें अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, वरना वो किस दिन साइडलाइन हो जाएंगे आप कह नहीं सकते। बिल्कुल, वो बहुत एक खिलाड़ी है, खेल सही के बात है, आप बहुत 10-12 खिलाड़ी है इंडियन टीम के मैचेस पास। उस पे निर्भर नहीं करता। जी बिल्कुल, बहुत खिलाड़ी हैं जी इंडिया के पास और बहुत से खिलाड़ी उभर के सामने आ भी रहे हैं और चयनकर्ताओं के लिए हमेशा मुश्किल रहती है। समय कम है हमारे पास। फिलहाल धन्यवाद आप सबका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। दीपक नंबोज जी आपका भी, प्रदीप नंदन जी आपका भी, देवांशु जायसवाल आपका भी। तो बात तो सही है कि क्रिकेट बहुत है, आने वाले समय में बहुत ही क्रिकेट ज्यादा खेला जाएगा। 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाएंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी, उसके बाद उससे पहले साउथ अफ्रीका T20 खेलने के लिए जाएगी, उससे पहले इंडिया में न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, फिर उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आएगी फिर इंग्लैंड के साथ इंडिया की सीरीज है, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। मतलब आने वाले 5-6 महीनों में बहुत ही ज्यादा क्रिकेट देखने को मिलेगा और खिलाड़ियों को फिट रहना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल आज के खेल खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।